एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए हम लोग इग्नू एमए सोशियोलॉजी के रिवीजन जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर रहे हैं, जिसमें हम आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट को बेस लेके अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम एमपीएस 3 जो कि आपका एक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, दैट इज इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कर चुके हैं। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते चलिए। एक या दो पेपर करने के बाद ना यू विल फील कि सेम चीजें मिल रही हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अपने आप में, तो ये मत सोचिए यार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही पेपर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन और भी मल्टीपल पेपर में आया होगा, तो जस्ट अभी इस पे फोकस कीजिए सो दैट आपके आगे के और भी पेपर के क्वेश्चंस कवर अप होंगे। क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया ये जो सब्जेक्ट है ये सोशियोलॉजी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है, ठीक है। ये सोशियोलॉजी और एमए पॉलिटिकल साइंस वालों का भी ये सब्जेक्ट है, तो दोनों स्टूडेंट इसे देख सकते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है ना। पेपर में डिफरेंस होता है ना, सब्जेक्ट ना सिलेबस बुक सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए पार्लियामेंट की बात की है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव लेवल की, आई थिंक वो तो बता देंगे, बहुत नॉर्मली आंसर कर पाएंगे इस चीजों का। फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंसाइज और एक जगह कलेक्ट किए आप लोगों के लिए सो दैट आपकी हेल्प हो जाए। तो फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे देखो दो सिस्टम होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इन दोनों सिस्टम से अगर हम बात करें तो हम लोग जो फॉलो करते हैं वो हम करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हमारे पास पार्लियामेंट है, वो भी कैसी पार्लियामेंट है, जो हमने ब्रिटिशर से ही ये कंसेप्ट बोरो किया है। और हमारे पास यूएसए जो है वो आपका प्रेसिडेंट सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल मतलब क्या होता है कि भैया दो हाउस हैं हमारे यहाँ। अगर मैं बात करूं तो सेंटर लेवल पे हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, हमें लोकसभा देखने को मिलती है और राज्यसभा देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूं तो हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ऑल्दो पार्लियामेंट में हम इनको काउंट करते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके, ठीक है। एट लास्ट जो होता है अप्रूवल और एसेंट किसका चाहिए होता है, प्रेसिडेंट का भी रिक्वायर्ड होता है। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी प्लस प्रेसिडेंट होंगे। ये स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी है, एसएलए एंड एसएलसी, और एसएलसी हर स्टेट में होती भी नहीं है। क्लियर। अब इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जो सिटीजन है वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी कि जो आपका लोकतंत्र है वो एक ऐसी व्यवस्था है जो कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही शासन है। लोग चुन रहे हैं अपने में से ही, पहली बात तो लोग चुन रहे हैं, पहली चीज लोगों में से ही किसी को चुना जा रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो इंसान चुन के पहुंचेगा वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करेगा। सो दिस इज डेमोक्रेसी। तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हो, जो सरकार बनाता है आगे। ये जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म जो बनते हैं आपके, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट। जो आपने रिप्रेजेंटेटिव चुने कि भैया हम तो हर चीज पे, देखो आज की डेट में क्या होता है, कोई कानून आ रहा है तो क्या आपसे पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है लाना या नहीं लाना। लेकिन बिल पास होते हैं, एक्ट बनते हैं, तो किससे पूछा जा रहा है, हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजे हैं आगे, जो कि आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आपके जो एमपीज वगैरह हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, वो लोग वोटिंग देते हैं हमारे बिहाफ पे। तभी तो बोला जाता है कि आप लोगों ने खुद ही तो रिप्रेजेंटेटिव चुना है। एंड अगर आप नाखुश हो, अगर आपको चीजें नहीं ठीक लग रही हैं, तो सिंपल सा मौका है ना आपके पास, ठीक है। एक तो क्वेश्चन रेज करो, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, धरने देते हैं, अपनी राय रखते हैं, दैट इज द थिंग। बट आपके पास पावर है, आप अगले इलेक्शन में बदल सकते हो चीजें। यही चीज तो 1975 की इमरजेंसी के बाद हुई थी, जब कांग्रेस पावर में थी। बट 1975 की इमरजेंसी के बाद जब लोगों को सफर करना पड़ा, तो लोगों ने अपनी पावर अगले 1977 के इलेक्शन में दिखा दी थी कि भैया वी आर द पीपल, जो हम सुप्रीम हैं, हमें ही परेशान किया जाएगा, हम ही सफर करना पड़ेगा। तो हमारे अपने तरीके हैं फिर क्या करने के, आईना दिखाने के, ठीक है। अब पार्लियामेंट के फंक्शंस की बात करते हैं। तो पार्लियामेंट कानून बनाती है। देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या करा है, मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखी है फंक्शंस की। अब थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर एग्जाम में आपको लिखने होते हैं तो, क्योंकि इतना डिटेल में मैं पूरे पूरे 5-5, 6-6 लाइन में लिखूंगी तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हम सब कुछ कवर कर पाएंगे, बट आसान है, समझोगे और लिख भी पाओगे। देखो एक बिल होता है, बिल से एक्ट बनता है कहाँ पे, बिल से एक्ट बनता है कहाँ, पार्लियामेंट में। बिल पेश हुआ, लोकसभा राज्यसभा मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। इतनी डिटेल अभी फिलहाल नहीं जानी है। देखो राज्यसभा लोकसभा में आएगा, बिल पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे एंड देन बिल बन जाएगा एक्ट। तो कानून बनाती है। अब कब साइन होगा, कितने दिन के अंदर जाना चाहिए, क्या सब, ये सब इस क्वेश्चन में नहीं देखेंगे अभी। मॉनिटरिंग द कैबिनेट, कैबिनेट जो पोर्टफोलियो देते हैं, पीएम की अपनी क्या होती है,
क्या होती है, कैबिनेट होती है, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दिया होता है कि भैया एजुकेशन आप देखो, रक्षा मंत्रालय आप देखो, ये चीज़ आप देखो, सबको मिल जाता है, रेल विभाग आप देखेंगे। तो ये जो पोर्टफोलियो होता है, अभी तो नई कैबिनेट मतलब नया वो ऐड भी हुआ है ना, मैंने वीडियो भी बनाई थी इस चीज़ में, आपको आप लोगों ने अगर देखी हो तो। मॉनिटरिंग द कैबिनेट मतलब भाई कैबिनेट को मॉनिटर भी करके चलती है ये, कैबिनेट की फंक्शनिंग को लेके, मेंबर्स को चेंज करने को लेके कौन रोल प्ले करता है, पार्लियामेंट रोल प्ले करती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लाना हो, वैसे तो संविधान का आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए यूज किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, बट कुछ चीजें ही कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिड है, बाकी रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है। आप टाइम टू टाइम समय के अनुसार, चीजों के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। तो ये जो अमेंडमेंट के लिए भी एक्ट पास होता है, और वो एक्ट कहाँ पास होता है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। लेजिस्लेटिव बॉडीज जो होती हैं ये आपकी, ये डिसाइड करती हैं उस अमेंडमेंट को लेके। जुडिशियल फंक्शन सम टाइम जुडिशियरी का काम भी करती है। ये जुडिशियरी क्या होती है, आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब जुडिशियल फंक्शनिंग में आते हैं ना, जो कानून को बचा के रखने का काम ले रहे हैं, कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं गलत और सही पे। तो देखो, आप देखते हो कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी होता है सम टाइम, तो वहां पे प्रेसिडेंट को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। अगर लोकसभा ने बोला है कि भैया प्रेसिडेंट को हटाया जाए, इम्पीचमेंट की बात करती हूं मैं, अगर बोला है कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए, ठीक है, लोकसभा ने बोला हम हटाएंगे, तो प्रेसिडेंट को अपनी बात रखने के लिए 90 मिनट राज्यसभा में मिलते हैं कि आप पेश करो, आप मतलब अपने बारे में बताओ कि आपने ये काम नहीं किया है, ये जो एलिगेशन आप पे लगाए जा रहे हैं ये सब बेबुनियाद है। तो 90 मिनट वो राज्यसभा में बोलेंगे। अगर राज्यसभा को लगता है कि भैया गलत बोल रहे हैं, ये इन्होंने तो ये गलती करी है, तो राज्यसभा भी बोलेगी इम्पीच करो, एंड देन प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब इम्पीचमेंट हो जाएगा। वहीं अगर राज्यसभा ने बोला है कि इम्पीचमेंट करना है, तो वहां पे फिर 90 मिनट मिलेंगे लोकसभा में प्रेसिडेंट को अपनी बात रखने की, एंड देन वहां के डिसीजन से फिर फैसला लिया जाएगा। टिल नाउ कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए हैं, बातें चली हैं, बट एक्चुअली में इम्पीचमेंट किसी भी प्रेसिडेंट का नहीं हुआ है। फाइनेंशियल फंक्शन की बात करें, आपको पता है आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, दैट इज योर बजट। आर्टिकल 112, आप देखो बजट कहीं नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, बजट की जगह क्या वर्ड लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा आपके मनी बिल होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मनी बिल का आर्टिकल कौन सा होता है। तो इस तरीके के जब भी कोई मनी को लेके, चीज़ों को लेके डिसीजन लेने हैं ना, वो भी पार्लियामेंट के थ्रू लिए जाते हैं। यहाँ पे कमिटीज बनी होती हैं, उन कमिटी के नाम क्या है, पब्लिक अकाउंट कमिटी और एस्टिमेट कमिटी। तो इनके थ्रू क्या लिए जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं। वहीं इलेक्टोरल फंक्शन की बात करें, सम टाइम पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि वो इलेक्ट करेगी। किस किस को इलेक्ट करती है, इलेक्ट किस किस को करती है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सबको इलेक्ट करने का काम किसका होता है, इन सबको इलेक्ट करने का काम होता है किसका, आपकी पार्लियामेंट का। तो ये सब फंक्शन है जो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन क्या है, राज्यसभा की और लोकसभा की। देखिए, राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर, जिसमें से 238 तो आपके स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट किसे नॉमिनेट करता है, ऐसे कोई भी पर्सन जो अपनी अपनी फील्ड में अच्छे हैं। आप देखो, जया बच्चन कैसे पार्लियामेंट की मेंबर बनी, सचिन तेंदुलकर कैसे पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं। तो कैसे इन लोगों को पार्लियामेंट का मेंबर बनाया जा रहा है, जबकि इन्होंने तो कुछ ऐसा इलेक्ट और ये सब काम करे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास नॉमिनेशन की पावर होती है। यहाँ पे राज्यसभा में वो 12 पीपल को नॉमिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, एक्सपर्टाइज, समथिंग दैट इज डन इन देयर फील्ड, जो उन अपनी फील्ड में उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे लेवल का काम किया है। तो ऐसे लोगों को क्या मौका मिलता है कि वो जो है राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। और कौन देता है ये मौका मिस्टर प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है, मिस्टर और मिस वट एवर, ठीक है, इसमें मतलब मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, तो दैट इज अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या होता है, अपनी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे साइंस एंड आर्ट हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे सोशल वर्क हो, तो इन सब फील्ड में जो भी आपका अच्छा होगा उन्हें ये चीज मतलब ये मौका प्रेसिडेंट देते हैं। एट प्रेजेंट 250 में से 245 सीटें हैं यहाँ पे, जिनमें से 233 जो हैं वो यहाँ पे फिल हैं, बाकी 12 नॉमिनेट की जाएंगी। बात करते हैं लोकसभा की कंपोजिशन की। टोटल 545 मेंबर, 543 जो है आपके वो लोग इलेक्ट करके बिठाते हैं, 2 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं सेम रीजन के थ्रू। अब देखो, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, हमें सबको पता है। इंडिया में भाषा को लेके, आपकी अलग अलग जगह रहने को लेके, फूड हैबिट्स को लेके, कपड़े पहनने को लेके, धर्म को लेके बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। और इस डाइवर्सिटी की वजह से बहुत इनइक्वालिटी होती है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कुछ ज़्यादा कम, बहुत अलग अलग तरीके से सोशल वे में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो इससे मतलब आपके सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में दोनों में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब
इनइक्वालिटी किस किस तरीके की, रिसोर्सेज बराबर नहीं बटे हैं, रिसोर्सेज की कमी हो गई है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल पा रही है बराबर, जेंडर को लेके इनइक्वालिटी, लड़का लड़की को लेके भेदभाव किया जा रहा है, अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास का कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट कि हम भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास अनटचेबल, ये लंबे समय से हम सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम देखते हुए आए हैं। सो इसीलिए इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए और इन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को कुछ कानून चाहिए। जो कानून बनाना किसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पार्लियामेंट का। और जो ये पार्लियामेंट बनाते हैं, कानून बनाती है ना, इन्हें स्टैट्यूटरी लॉ कहा जाता है। देखो कुछ चीजें तो सीधा सीधा पार्लियामेंट मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, कुछ चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, ये बातें तो संविधान निर्माताओं ने, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने तभी लिख दी थी कि भैया ऐसी गड़बड़ मत करना, आगे चल के कंट्री में बहुत प्रॉब्लम रहेगी वरना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी स्पेसिफिक बातें रह गई थी, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक चीजें रह गई थी कि भैया डोरी को लेके भी, दहेज को लेके कानून बनना चाहिए, भैया SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी हमें कुछ बना देना चाहिए। इससे बहुत से एक्ट बाद में बनाए गए जो पार्लियामेंट बनाती है, जिसे स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। तो दोनों हाउसेस हमेशा बराबरी पे नहीं रहते, दोनों हाउसेस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जैसे मनी बिल के केसेस में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, अब बहुत डिटेल में नहीं जानना बट मैं बता रही हूँ कि कुछ टाइम मनी बिल के केस में राज्यसभा से तो पूछा, मतलब राज्यसभा ने पास नहीं किया तो कोई जरूरी नहीं है, लोकसभा रेडी है तो मनी बिल क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। वहीं राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है कानून बनाने की स्टेट लिस्ट में, प्लस कोई जो आपकी सर्विसेज होती है ना, IAS IPS वगैरह वाली, इसके लिए राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है कि वो ऐसी स्टेट सर्विसेज क्रिएट, आपकी ऐसी सर्विसेज क्रिएट कर सकती हैं। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में बोली गई है। अब अगर हम बात करें पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के ओवरव्यू का, कि पार्लियामेंट किस तरीके से काम करता है, बहुत सिंपल सी बात बताइए, स्टार्टिंग से लेके कंसेप्ट बता रहा है आपको कि पार्लियामेंट जो काम कर रहा है ना, समटाइम हमें देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट जो है वीकेस्ट पार्लियामेंट है हमारे यहाँ की। मेंबर सेलेक्ट हो गया, आज तक शक्ल नहीं देखी पार्लियामेंट की, एक भी मीटिंग में नहीं आए, फिर भी मेंबर बने हुए हैं। क्या फंक्शनिंग कर रहे हो आप, ये तो वही बात हो गई, स्कूल में कॉलेज में नाम लिखवाया, पढ़ाई बिल्कुल कुछ नहीं करी, पेपर देने कोई और चला गया और पेपर देके आपने पास कर लिया, तो कितने इफेक्टिव कहलाओगे आप, क्या चीज की नॉलेज होगी आपको। तो सिमिलर थिंग यहाँ पे अप्लाई करो, ऐसे लीडर हैं, चलो नॉलेज तो छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो आप, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कभी शक्ल नहीं देखी पार्लियामेंट की, काम प्रॉपर हो नहीं रहा है, भाई भतीजावाद वाला कंसेप्ट यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब बातें हमें यहाँ ओवरव्यू, मतलब कैसे काम कर रही है पार्लियामेंट, वो बात यहाँ पे बतानी है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। वीकेस्ट पार्लियामेंट बोली जाती है जो इन इंडिया में नीलम संजीवा रेड्डी ने अपॉइंट किया था चौधरी चरण सिंह को PM के रूप में, और ही कंटिन्यूड विदाउट फेसिंग पार्लियामेंट इवन फॉर अ सिंगल डे, और वो चलते रहे इसी तरीके से एज अ, मतलब पोस्ट होल्ड करते रहे, लेकिन एक भी सिंगल डे अटेंड नहीं किया उन्होंने कुछ भी। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिवनेस शो करती है आपकी। इसी में आगे बताया गया कि 1952 से 64 तक पार्लियामेंट को पूरी तरीके से नेहरू और इंदिरा गांधी, मतलब एक ही परिवार में सब लोग आगे डोमिनेट करते हुए दिखाई दिया, आगे राजीव गांधी थोड़े टाइम गैप के बाद आप देखोगे। फिर यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी थे, इन्होंने क्या करा, मतलब उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, इंदिरा गांधी ने फोन लगाया, भैया इन्होंने डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी की, बहुत डिस्टर्बेंस है, क्या थे रीजन, इमरजेंसी, अभी वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, बट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया आपने। आगे किसी से पूछा नहीं कुछ भी, लोगों ने कितना सफर किया, लोग कितना परेशान रहे इस टाइम ड्यूरेशन में, जरूरत ही नहीं थी, आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पूरी कंट्री को स्टेक पे रख के इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर कर दी, पकड़ के जेल में डाल रहे हो लोगों को, फ्रीडम ऑफ, मतलब सारे राइट्स आप उनके एक तरीके से वहां पे छीन रहे हो। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी। इसी को बाद में 1977 में जब आगे आपकी नेक्स्ट पार्टी आई, तो नेक्स्ट पार्टी ने सबसे पहले ये बोला कि भैया सिर्फ PM अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगा नहीं सकते, कि PM ने रातों रात फोन करके बोला जी भैया मिस्टर प्रेसिडेंट लगा दो इमरजेंसी, और प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी, बिल्कुल नहीं, कैबिनेट की पूरी मंजूरी होगी, सब लोग जब यहाँ पे मेजॉरिटी से बोलेंगे तब जाके ये काम होगा। क्लियर। पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट 1984 में भी एंटी-सिख राइट थे तो कोई डिसीजन नहीं ले पाई। क्लियर। लंबे समय तक एक ही पार्टी का डोमिनेंस, बहुत PM का आपका पार्लियामेंट की मीटिंग अटेंड नहीं करना, बिना मतलब कोई भी ऐसी डिसीजन ले लेना जिसमें पब्लिक का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे 1984 में कोई डिसीजन नहीं ले पाना, ये तो टोटली इनइफेक्टिवनेस शो कर रही है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन पार्लियामेंट का है क्या एक्चुअली में, तो ये टोटल से बातें क्या शो करती हैं, दिस ऑल शोज इनइफेक्टिवनेस और पुअर फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अगर मैं बात करूँ, देखो अच्छी बातें होंगी, डिसीजन अच्छे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट यहाँ पे ओवरव्यू करना है तो हम थोड़ा सा इन बातों पे भी गौर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन पार्लियामेंट का क्या है, ग्रीवियंस लेना, परेशानियां सुनना, बट इट रिमूव द पर्सन हु आस्क क्वेश्चन। लेकिन पार्लियामेंट कर क्या रही थी, पार्लियामेंट ऐसे लोगों को ही गायब कर रही है भैया जो सवाल पूछ रहे हैं।
ये वो भी बात हो गई, टीचर बोल रहा है बेटा क्वेश्चन पूछा करो, क्वेश्चन पूछो, आपको पूछना चाहिए, बट जिस बच्चे ने बोला उसे डांट के बिठा दिया, उसे बोल दिया तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम्हें सब बताना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है, जबकि एक टीचर का काम है भैया, जो बच्चा प्रॉब्लम पूछ रहा है आप उसको क्लियर करो, ठीक है, इट इज योर ड्यूटी एज अ टीचर, ये तो आपका काम ही है ये। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिली। तो दिस शोज दैट इट गिव राइज टू डिस्टर्बेंस थी कंट्री में, लोग डिमॉन्स्ट्रेशन धरने देते थे, एगिएशन गुस्सा लोगों में, वायलेंस था पब्लिक में। इसलिए करना क्या चाहिए, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से अवॉइड होकर चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को माइंड में रख के सारे काम करने चाहिए। सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कशन थी, काफी कुछ हमने यहाँ बात करी है, ये आगे भी बहुत क्वेश्चन में हेल्प करेगा, जहां भी इसके प्रोविजन आएंगे आई विल नॉट रिपीट दैट। थर्ड क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताना है, पहले नहीं बोल रही हूँ मैं वीडियो के, टाइम वेस्ट होता है अननेसेसरी, बट कमेंट करके बताना। चलो शेयर मत करो, खुद पढ़ लो, मत बांटो सब में वीडियो, ठीक है, बट लाइक कर सकते हो, इतना एफर्ट है कि वीडियो देखने के बाद लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो हेल्प कर रही है और मैं फर्दर वीडियोज बनाऊँ। यही वो चीज़ है जो मोटिवेशन का काम करेगी और मुझे मजबूर करेगी कि मैं रात को 1-1 2-2 बजे तक आप लोगों के लिए मेहनत करूँ जग के। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।